लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में न्यूयॉर्क के नए मेयर इलेक्ट जोहरान मामदानी की ऐतिहासिक जीत को अमेरिकी राजनीति के लिए एक नया मोड़ बताया गया है। लेख का कहना है, ये जीत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस नई सामाजिक राजनीतिक ऊर्जा की प्रतीक है जिसमें मेहनतकश तबका, मध्यम वर्ग और पढ़े लिखे युवाओं की आकांक्षाएं एक साथ आ रही हैं। लेख के अनुसार न्यूयॉर्क जैसे प्रभावशाली शहर में 34 साल का एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मुस्लिम मेयर बनना अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। फरवरी में जो उम्मीदवार सर्वे में मुश्किल से 1% पर था, उसने चुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल की कि माइकल ब्लूमबर्ग जैसे दिग्गजों के भी रिकॉर्ड टूट गए। पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने उन्हें वोक कट्टरपंथी और इस्लामी उग्रवादी कहकर निशाना बनाया, पर ममदानी ने इसका जवाब किसी आक्रोश से नहीं, बल्कि स्पष्ट और ईमानदार राजनीति से दिया। जनता को यह यकीन दिलाया कि राजनीति कॉरपोरेट फंडिंग से नहीं, पब्लिक फंडिंग और भागीदारी से भी चल सकती है। लेख बताता है कि ममदानी की नीतियां इतनी कट्टर नहीं है जितना विरोधियों ने दिखाया। वो पहले के मेयरों की कई योजनाओं को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे मुफ्त बस सेवा, किफायती मकान, किराया नियंत्रण और बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा। फर्क ये है, वो उन योजनाओं को एक नई दिशा और जुड़ाव के साथ लागू करना चाहते हैं, ताकि शहर के वो लोग भी शामिल महसूस करें जो अब तक राजनीति से दूर रहे। ममदानी की जीत ने न्यूयॉर्क की राजनीति का सामाजिक नक्शा भी बदल दिया है। अब ये सत्ता कार मालिकों से हटकर बस यात्रियों और किराएदारों और बुजुर्गों से हटकर युवाओं की ओर बढ़ रही है। ये शहर जो कभी डोनाल्ड ट्रंप की पहचान था, अब अमेरिका के सबसे विविध और समावेशी चेहरे की मिसाल बन गया है। लेख कहता है, ममदानी की जीत अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए भी सबक है कि अगर वो वाकई आम लोगों की तकलीफों, महंगाई और असमानता को केंद्र में रखें, तो लेफ्ट राजनीति भी बहुत बड़ी जनसमर्थन ताकत बन सकती है। अंत में ये लेख चेतावनी भी देता है, ममदानी की असली परीक्षा अब शुरू होगी। फेडरल स्तर पर ट्रंप की नीतियों और स्थानीय विरोध के बीच संतुलन बनाना उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। फिर भी जब वो कहते हैं, ये शहर तुम्हारा है और अब तुम्हारे जैसे लोगों के हाथ में है, तो वो सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं, बल्कि पूरे अमेरिका के बदलते जनमत की आवाज बन जाती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में अमेरिका में जारी फेडरल शटडाउन और सीनेट के फिलिबस्टर नियम को लेकर चल रही सियासी रस्साकशी को समझाया गया है। लेख का कहना है, जैसे जैसे सरकारी कामकाज ठप पड़ा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी नजर सीनेट की उस पुरानी संसदीय परंपरा पर टिकाए हुए हैं जो किसी भी कानून को पारित करने के लिए 60 वोटों की मंजूरी की मांग करती है। ट्रंप चाहते हैं इस नियम को खत्म कर दिया जाए, ताकि रिपब्लिकन पार्टी केवल साधारण बहुमत से ही सरकारी खर्च से जुड़े बिल पारित कर सके और शटडाउन खत्म किया जा सके। लेख बताता है, ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच पर 2 पोस्ट लिखकर ये मांग उठाई कि फिलिबस्टर को सिर्फ इस मुद्दे के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। उनका तर्क है कि डेमोक्रेट्स भी मौका मिलने पर यही करेंगे, तो रिपब्लिकन पहले क्यों ना कर लें। लेकिन समस्या ये है कि ट्रंप की अपनी पार्टी के कई नेता, जिनमें सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यू और सेनेटर लीजा मुर्कोव्स्की जैसे दिग्गज शामिल हैं, फिलिबस्टर खत्म करने के खिलाफ हैं। यानी ट्रंप के पास अभी भी पर्याप्त समर्थन नहीं है। लेख समझाता है, फिलिबस्टर अमेरिकी संविधान का हिस्सा नहीं, बल्कि सीनेट की अपनी बनाई परंपरा है, जिसका मकसद था कि कोई भी कानून बिना पर्याप्त बहस और सहमति के पारित ना हो। 1917 में इसे सीमित करने के लिए क्लोचर रूल बना, जिससे 2/3 बहुमत से फिलिबस्टर खत्म किया जा सकता था। 1975 में घटकर 3/5 रह गया। यही आज का विवाद है। क्या इसे खत्म कर सिर्फ साधारण बहुमत से काम चलाया जाए? अल जजीरा बताता है, न्यूक्लियर ऑप्शन कहे जाने वाले इस तरीके का इस्तेमाल पहले भी हुआ है। 2013 में डेमोक्रेट्स ने ओबामा की नियुक्तियों को मंजूरी दिलाने के लिए इसे लागू किया और 2017 में रिपब्लिकन ने ट्रंप के सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए यही किया।
अब ट्रंप चाहते हैं कि इसे साधारण विधायी कामों में भी लागू किया जाए। लेख आगे बताता है कि फिलिबस्टर को खत्म करने के फायदे और खतरे दोनों हैं। जो पार्टी आज सत्ता में है कल विपक्ष में होगी, तब वही नियम उसे बचाएगा। इसलिए कई रिपब्लिकन भी इसे हटाने से हिचक रहे हैं। वहीं डेमोक्रेट्स के लिए ये नियम राजनीतिक संतुलन का साधन है, क्योंकि अमेरिकी सीनेट में हर राज्य को बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है और ये व्यवस्था रिपब्लिकन बहुल राज्यों को फायदा देती है। अंत में लेख कहता है, फिलिबस्टर अमेरिकी लोकतंत्र का एक जटिल लेकिन अहम हिस्सा है। इसे खत्म करने का मतलब होगा बहस, सहमति और संतुलन की परंपरा को तोड़ना। फिलहाल ट्रंप की मांग के बावजूद ऐसा होता नहीं दिखता, क्योंकि सीनेट में इस कदम को लेकर पार्टी लाइनों से परे गहरी झिझक है। संक्षेप में लेख बताता है, फेडरल शटडाउन के बीच ट्रंप की फिलिबस्टर खत्म करने की मांग सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि अमेरिकी संसदीय परंपरा की जड़ पर वार है और अभी के हालात में सीनेट इस न्यूक्लियर विकल्प को अपनाने के लिए तैयार नहीं दिखती। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में ब्रिटेन के स्कूल पाठ्यक्रम की समीक्षा को लेकर चल रही बहस पर चर्चा की गई है। अखबार का कहना है, तेजी से बदलती दुनिया और बढ़ती मशीनों की क्षमता के दौर में अब शिक्षा का मकसद सिर्फ परीक्षा में नंबर लाना नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को रचनात्मक, जिज्ञासु और जीवन के व्यवहारिक कौशलों से लैस बनाना जरूरी है। संपादकीय बताता है, ब्रिटेन की शिक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर बेकी फ्रांसिस की अगुवाई में हुई स्वतंत्र समीक्षा ने सुझाव दिया है कि जीसीएसई परीक्षाओं का बोझ घटाया जाए और इंग्लिश बैकलॉरेट नामक उस पुरानी प्रणाली को खत्म किया जाए, जिसमें कुछ तय विषयों को लेने को ही सफलता का पैमाना माना जाता था। साथ ही समीक्षा ने यह भी कहा है कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को जलवायु संकट, विविधता और जीवन कौशल जैसी चीजों से भी परिचित कराया जाना चाहिए। लेकिन अखबार के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी ने इसे ये कहकर निशाना बनाया है कि ये सब शिक्षा के स्तर को गिराने की कोशिश है, जबकि हकीकत में समीक्षा शिक्षा को और मानवीय और व्यवहारिक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। लेख में कहा गया है, ये समीक्षा किसी ढील की नहीं बल्कि संतुलन की मांग करती है। यानी बच्चों की पढ़ाई सिर्फ तथ्यों को रटने तक सीमित ना हो, बल्कि उन्हें सोचना, सवाल करना और सच्ची झूठी जानकारी में फर्क करना भी सिखाए। संपादकीय ये भी कहता है कि आज के समय में जब एआई पल भर में निबंध लिख सकती है या अनुवाद कर सकती है, तो असली चुनौती ये है कि इंसान की विशेष योग्यता क्या होगी। बच्चों को ऐसी शिक्षा चाहिए जो उन्हें क्रिएटिव, सोचने वाला और संवेदनशील इंसान बनाए, मशीनों से अलग। लेख ये भी मानता है, शिक्षकों को ज्यादा आजादी और भरोसा देने की जरूरत है, ताकि वो सिर्फ परीक्षा कराने वाले नहीं बल्कि प्रेरित करने वाले शिक्षक बन सकें। जीसीएसई परीक्षाओं के दबाव ने शिक्षा को टेस्ट पास करने की मशीन बना दिया है, जबकि सीखने की खुशी खो गई है। अंत में अखबार का कहना है, ये समीक्षा हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि दुनिया खुद एक अनिश्चित मोड़ पर है, लेकिन ये कम से कम सही सवाल उठाती है कि शिक्षा आखिर किसके लिए और किस दिशा में जा रही है। गार्जियन के शब्दों में, मूर्खता सरकार नहीं बल्कि विपक्ष की है, जो इस चुनौती को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। संक्षेप में ये संपादकीय संदेश देता है कि आने वाले समय की सच्ची शिक्षा वही होगी जो नंबर से ज्यादा सोच और संवेदना को महत्व दे, जो बच्चों को सिर्फ रोजगार के लिए नहीं बल्कि बदलती दुनिया में मानवता और विवेक के साथ जीने के लिए तैयार करे। लेट्स माइक आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.